एक इंसान बहुत बुरा कैसे हो जाता है, एक इंसान बहुत अच्छा कैसे हो जाता है। या एक ही घर में 4 बच्चे हैं तो उसमें 2 बहुत चाँई होते हैं, बहुत चुल्ली होते हैं, 2 बहुत जो है शरीफ होते हैं। एक बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट रहेगा, एक बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट रहेगा। ये सब डिफ़रेंस आता है वैल्यूज़ की वजह से। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे वैल्यूज़ का जो है इनकलकेशन करती हैं या जिसकी वजह से वैल्यूज़ हमारे अंदर आती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों का समावेश। इनकलकेशन बेसिकली किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी चीज़ इनहेरिट की जा रही है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ का इनहेरिटेशन या समावेशन कहलाता है इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। जैसे आपको बताया गया कि वैल्यू पैदाइशी नहीं होती। एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके अंदर वैल्यू नहीं है, वो धीरे धीरे ए सोशल से सोशल बन रहा है, तो वैल्यूज़ सीख रहा है। तो जो पूरा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, उन प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ ही तो हो रहे हैं। तो वो किन किन माध्यम से होते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और उन सारे पैरामीटर्स में बेसिक सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कब वो रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरी चीज़ वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और चौथी चीज़ कौन सी वैल्यू हमें वहाँ से मिल रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, कहानी धीरे धीरे अभी समझ में आएगी। देखिए, इसमें हमें बेसिकली 3 रोल पढ़ने हैं। 3 देखिए, जो पूरा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है या सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसमें 3 चीज़ें अपना रोल अदा करती हैं। एक बच्चा कितना अच्छा बनेगा, कितना बुरा बनेगा, उसके अंदर कितने संस्कार होंगे, कितनी गुंडाई होगी, ये 3 चीज़ें इसमें अपना रोल अदा करती हैं। पहला जो है वो है फैमिली, दूसरा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और तीसरा है हमारा समाज, यानी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं। यही 3 चीज़ें निर्धारित करेंगी कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, और उसका हमारे किरदार पर क्या असर होगा। इसमें पहला रोल हम लोग किसका देखेंगे, फटाफट थोड़ा बोलते रहा करिए अगर हम पूछ रहे हैं तो, ठीक है। पहला रोल किसका देखेंगे, फैमिली का, परिवार का। परिवार का जो योगदान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी इंसान के अंदर वैल्यूज़ के लाने में। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ, जाहिर सी बात है अपने परिवार में पैदा हुआ, और बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी नवजात है उसको कुछ अच्छा बुरा पता नहीं है। तो जो अच्छा बुरा जानने और समझने की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत वहीं उसकी पैदाइश से ही शुरू हो जा रही है, और उस वक्त उसके माँ बाप, उसके घर में जितने लोग हैं वहीं अपना अपना पाठ पढ़ाएंगे उसको। तो इसलिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो परिवार का होता है, जो जनरली 0 से लेके 3 साल के बीच में अपना हक अदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि 3 साल तक के बच्चे, जैसे अभी तो हल्का फुल्का बोलना शुरू करेंगे, 9 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में बच्चा चलना शुरू करता है। फिर उसके बाद हल्का फुल्का बोलना शुरू करेगा, 3 साल में ठीक ठाक बोलने लगता है। तो इस एज तक जो पूरा टाइम पीरियड है वो पूरी तरीके से माँ बाप अपने पास रखते हैं बच्चे को। ऐसा नहीं 3 साल के बच्चे को बाहर भेज देंगे, जाओ तुम अकेले घूम के आओ, ऐसा नहीं होता। या ऐसा भी नहीं होता कि उसके कोई दोस्त हैं वो 3 बाहर घूम के आ जाएगा। तो पूरी तरीके से वो बच्चा अपने परिवार के ही कंट्रोल में होता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में पूरा का पूरा हक उसके माँ बाप ही अदा करते हैं। बच्चे को सारा अच्छा और बुरा माँ बाप इसी फेज़ में सिखा देते हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 साल के, 2 साल के, तो जब कोई घर में मेहमान आता है, माँ बाप कहते हैं चलो सलाम करके दो, या सलाम करके दिखा दो, नमस्ते बोल के दिखा दो, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे के अंदर क्या हो रही है, वैल्यूज़ आ रही हैं कि हाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों की। छोटा सा बच्चा है, चॉकलेट खरीद के आया अपने बाबा से, और घर में आके फिर कहते हैं माँ बाप ठीक है थोड़ा अपने छोटे भाई को भी दे दो, या घर में कोई है तो उसको कहते हैं थोड़ा सा दे दो। तो बच्चा सीख गया कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना अच्छी बात है, एक वैल्यू और सीख गया। इस तरीके से माँ बाप जो है 100% अपना बच्चे को देते हैं, और यहीं से संस्कार बच्चे में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, माँ बाप का कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कैसे ख़त्म होता है, जब 3 साल
के ऊपर का बच्चा हो गया, 4 साल से 10 साल के बीच की एज में है, 12 साल के एज के बीच में है, तो यहाँ पे अब बच्चा बाहर थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर देता है, थोड़ा बाहर घूमना शुरू करेगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, तो स्कूल में भी कुछ जो है क्लासमेट उसके होंगे, कुछ दोस्त बनेंगे, तो बाहर की दुनिया थोड़ा बहुत वो देखना शुरू करेगा। मौसी, मौसा, खाला, बुआ के घर के जो बच्चे हैं उनके साथ घूमेगा फिरेगा, तो उनके साथ रह के कुछ अच्छा और कुछ बुरा वहाँ से भी सीख कर आएगा। तो जो रोल माँ बाप 100% दे रहे थे उसमें अब कमी आ गई, और कुछ परसेंट अब रोल कौन अदा कर रहा है? दोस्त यार अदा कर रहे हैं, जो उसके स्कूल में पढ़ते हैं या उसके साथ खेलते हैं। और 13 साल की उम्र के बाद पूरी तरीके से माँ बाप लगभग अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, क्लास 8th में हैं, इसके बाद के जितने बच्चे हैं वो अपनी दुनिया में लगभग आज़ाद हो जाते हैं, या फिर एक आज़ादी महसूस करने लगते हैं कि नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, मेरा मन है जहाँ पे जाएंगे, जैसे मन करेगा वहाँ घूमेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। तो माँ बाप का कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और फाइनली बच्चा UG PG कर रहा है तो वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन सारी बात से एक कंक्लूजन क्या समझ में आया कि जो ये 0 से 3 साल का टाइम पीरियड है जहाँ पे माँ बाप 100% अपने बच्चे को दे रहे हैं, यही फेज़ सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसीलिए इसी फेज़ में माँ बाप को क्या करना चाहिए, जितनी भी अच्छी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इसी टाइम पीरियड में सिखा देनी चाहिए। लाड प्यार में ये कभी नहीं माँ बाप को या घर वालों को कहना चाहिए कि ठीक है अभी छोटा है, बड़ा होकर सीख लेगा। ऐसा करना नुकसानदायक होता है, वो आगे चल के वही चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हो सकता है जब वो बहुत मैच्योर हो जाए, 18 साल का, 14 साल का हो जाए, तो वो अपने से समझ जाएगा कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, बट उस टाइम पीरियड तक तो वो बुरी चीज़ों में रहेगा ना। तो इसी फेज़ में माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, ये एहसास दिलाएं कि नहीं हम जो हैं सब आपका भला चाहते हैं, हम आपके दोस्त हैं, आपका सब अच्छा सोचेंगे, कभी झूठ मत बोलना, कोई गलती हो जाए तो आके हमसे बता देना, वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया। अब आंसर ये यहाँ पे क्या याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फैमिली अपना रोल प्ले करती है, और 0 से लेके 20 साल की उम्र तक फैमिली अपना रोल प्ले करती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 0 से 3 साल तक का फेज़ होता है। क्लियर यहाँ तक? तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि परिवार अपना हक अदा करता है बच्चों के अंदर मूल्य या संस्कार डालने में। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे परिवार मूल्य डालेगा अपने बच्चों में या संस्कार डालेगा अपने बच्चों में। तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तो एक डायरेक्ट टीचिंग होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टीचिंग होता है। डायरेक्ट टीचिंग क्या है कि माँ बाप डायरेक्टली कह रहे हैं बच्चे से कि देखो ये चीज़ मत करो या ये चीज़ करो, डायरेक्ट टीचिंग है। शोर मत करो, डायरेक्ट कहा जा रहा है मान लीजिए, तो बच्चा जानेगा ना शोर नहीं करना है। माँ बाप कह रहे हैं बड़ों की इज्जत करो, डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हाँ बड़ों की इज्जत करो, तो करनी है तो करनी है। ये मेथड क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड ये है कि बच्चा देख के सीखता है। माँ बाप अगर लड़ रहे हैं तो बच्चे के अंदर बहुत हद तक चांस है कि वो भी लड़ेगा। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी, जैसे ग्रुप में हम शेयर भी किए थे, कि कोई लड़का था छोटा सा, वो खेल रहा था और उसने कोई गलती की तो बाप ने उसको पीट दिया। अब छोटी सी गलती पे बाप ने उसको पीट दिया। अब वो बच्चा जब अपने रूम में गया तो उसके छोटे भाई ने कोई गलती की तो उस बच्चे ने अपने छोटे भाई को पीट दिया। फिर वैसे ही वो छोटा बच्चा अपने गुड्डे गुड़िया के साथ खेल रहा था और उस छोटे बच्चे को गुस्सा आया तो उसने उस गुड़िया को पीट दिया या फेंक दिया था, ऐसा कुछ वीडियो था। तो इसमें बाप ने कहा नहीं कि गलती करने पे तुम मारो किसी को, बच्चे ने बस देखा कि हाँ एक गलती हुई, बाप ने मार दिया, तो इसका मतलब गलती होने पे मारना ही है। इस तरीके से बच्चे में इनडायरेक्ट टीचिंग आती है। ऐसे ही कोई मिलने आया घर में, बाप घर में ही बैठा है, बेटे से कहता है कि जाओ कह दो अब्बू या पिताजी घर पे नहीं है। बाप ने कहा नहीं कि झूठ बोलो, लेकिन बच्चे ने कहा कि अगर मन ना हो तो झूठ बोला जा सकता है, कोई घर के बाहर भले ही खड़ा। इनडायरेक्ट टीचिंग हुई। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए, बेहतर एग्जाम्पल्स देने चाहिए। 2 सवाल का जवाब मिला। पहले सवाल का जवाब क्या मिला कि कब परिवार अपना रोल अदा कर रहा है। दूसरा सवाल का जवाब ये मिला कि कैसे परिवार अपना रोल अदा कर रहा है। ठीक है। तीसरा सवाल है कि किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज अ फैमिली गिव, किस तरीके की वैल्यू परिवार से मिलती है। तो देखिए उसमें 2 चीज़ें बहुत हद तक मायने रखती हैं। एक तो पहला माँ का रोल और दूसरा फैमिली बैकग्राउंड।
कहा जाता है ना कि एक माँ जो है, नस्ल जो बेसिकली बन रही है वो माँ से बनती है, औरतों से बनती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि मूल्य जो होते हैं ना, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं, वो विमेन में ज़्यादा होती हैं। मेल में वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ उतनी मजबूत नहीं होती, मतलब जो लव से कनेक्टेड हो। जैसे पेशेंस, पेशेंस का केस अगर आप देखें तो विमेन में ज़्यादा दिखाई देगा। टॉलरेंस का केस आप देखें तो विमेन में ज़्यादा दिखाई देगा। कंपैशन का देखें, करुणा का, दया का जो है मूल्य आप देखें तो वो भी महिलाओं में ज़्यादा मिलेगा। तो जो सहानुभूति है ना, या दिल से रिलेटेड जितनी चीज़ें बेसिकली हम कहें, वो सारी चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, इसलिए माँ का रोल ज़्यादा होता है। तो माँ के अंदर जो वैल्यू है, बहुत हद तक चांस है कि वही वैल्यू बच्चे में भी आएगी। यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश से पहले भी माँ जिन वैल्यूज़ को अपने अंदर लाएगी वो बच्चे के अंदर भी दिखाई देती है। इसीलिए आप जो है पढ़े होंगे किताबों में, और देखा भी होगा आपने कि जो यहूदी महिलाएं होती हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में, जो 9 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें ढेर सारी किताबें पढ़ेंगी, पूरी दुनिया का सफ़र करेंगी अगर उनके पास वो सुविधाएं हैं तो। क्यों सफ़र करती हैं? ताकि वो हर इन्वायरमेंट में रह लें, दुनिया की हर चीज़ देख लें, हर जायका चख लें, और वो माइंड उसी हिसाब से बच्चे में डेवलप होता रहता है। समझ में आ रही बात? और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, अब पहले नहीं प्रूवन था। इसीलिए वो 9 महीने का टाइम पीरियड है वो बहुत क्रूशियल होता है। और इससे एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, कैसे माँ को फील हो जाता है कि मेरा बच्चा जो है किसी तकलीफ़ में है। होता है ना, कभी कभी ऐसा एहसास होता है, पैदाइश के बाद भी ऐसा एहसास होता है, क्योंकि वो सारा कनेक्शन उसी 9 महीने में हुआ होता है। ऐसे कुछ चेंजेस बॉडी में होते हैं जिससे माँ को रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, कुछ तकलीफ़ है, एक सिग्नल जो है कनेक्ट होता है। इसीलिए आप एक और चीज़ पाएंगे, जैसे कि एनिमल किंगडम में आप जाइएगा, सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। जेस्टेशन पीरियड मतलब जैसे इंसानों में 9 महीना है, एलिफेंट में 22 महीने के आसपास मिलेगा। तो एलिफेंट में जो जेस्टेशन पीरियड है, तो आप पाएंगे कि एलिफेंट्स में ही सबसे ज़्यादा प्यार भी होता है। यहाँ तक कि एक बूढ़ी हाथी जो सालों पहले किसी से मिली होती है ना, सालों बाद मिलने के पर भी वो रियलाइज़ करती है कि इससे हम मिले, और वो प्यार का इजहार करती है। यहाँ तक कि जो हाथियों का ग्रुप होता है उसमें दादी जो होती है हाथी, वो लीड कर रही होती है, या परदादी भी शायद हो, वो पूरे ख़ानदान को लीड कर रही होती है, और सब एक दूसरे की उतनी ही इज्जत कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो जेस्टेशन पीरियड जितना लंबा है उतना ज़्यादा प्यार होता है बच्चे की पैदाइश के बाद। तो जाहिर सी बात है, माँ का रोल इसलिए सबसे ऊपर आ जाता है कि जो वैल्यूज़ माँ के अंदर होंगी वही वैल्यूज़ बच्चे के अंदर ज़्यादातर दिखाई देंगी। समझ में आया आप कि क्यों कहा जाता है कि नस्ल किससे बनेगी? माँ से बनेगी। दूसरी चीज़ माँ से बने। परिवार का बैकग्राउंड, कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इस पर हम बताए भी हैं शायद बातों बातों में, कि अगर हायर क्लास कोई फैमिली है तो उनके अंदर वो वैल्यूज़ उतनी बेहतर नहीं होती हैं, या वो वैल्यूज़ जो एक हर आम इंसान के अंदर हो वो वैल्यू उसके अंदर नहीं दिखाई देगी। जाहिर सी बात है, करोड़पति बाप की औलाद है, घर में उसकी सारी सहूलियत मौजूद है, सोने की चम्मच में वो खाना खा रहा है, वो क्या जानेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है। उसने तो जो फरमाइश की उसको मिल गया, कोई गाड़ी अच्छी लगी गाड़ी दिला दी, कोई कपड़ा अच्छा लगा उसने बस एक इशारा किया कपड़े आ गए। वो क्या जानेगा कि हार्ड वर्क जैसी कोई वैल्यू है, वो क्या जानेगा कि टॉलरेंस जैसी कोई वैल्यू है, वो क्या जानेगा कि पेशेंस क्या होती है। जो इंसान तकलीफ़ सहेगा वही तो पेशेंस जानेगा। तो जो खुद जो है सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है वो क्या तकलीफ़ों को जानेगा। वहीं मिडिल क्लास ऑफ फैमिली में जाइए तो आप ये सारी वैल्यूज़ पाएंगे बच्चे के अंदर शुरुआत से ही। जनरली पेशेंस उसके अंदर ज़्यादा होगा, कंपैशन ज़्यादा होगा, हार्ड वर्क क्या होता है उसकी समझ होगी। तो मिडिल क्लास फैमिली में आप पाएंगे कि वैल्यूज़ बेहतर दिखाई देती हैं। वहीं हायर क्लास में वैल्यूज़ अच्छी नहीं होती हैं। हो सकता है एरोगेंस होता है बच्चे के अंदर। कई बार जो हेल्प के लिए जो घर में लोग होते हैं ना, बच्चे उन पे चिल्ला देते हैं, अपने बड़ों के सामने ही चिल्ला देते हैं, मतलब नौकर के नाम पे, जैसे लगता है खरीद लिए, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हम वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं या उसकी क्या अहमियत है। कई बार आपने शायद पर्सनल लाइफ में ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो अमीर घर के होते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते, या कोई गरीब आ गया तो उसको ऐसी नज़र से देखेंगे जैसे पता नहीं कौन आ गया। क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है? वैल्यूज़ की वजह से आ रहा है। और वो वैल्यू का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? बैकग्राउंड की वजह से आ रहा है। यही चीज़ थोड़ा अगर बहुत लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं तो उसमें भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उनमें वैल्यूज़ के ख़राब होने का चांस भी ज़्यादा होता है।
इसीलिए आप पाएंगे कि जो बहुत गरीब इलाके होते हैं, किसी भी शहर में आप जाइए, वहाँ पे आप पाएंगे कि क्राइम जो होते हैं ना, उसके रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं, उसके रेशियो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी जो है बेकारी की ओर लेकर जाती है। और इंसान कोई भी गलत काम धंधे में लग जाता है, तो जब इंसान गलत काम धंधे में इन्वॉल्व हो गया तो उसकी वैल्यूज़ भी वहीं पे करप्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा गरीबी भी एक जो है वैल्यूज़ के ख़राब होने का ज़रिया बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अलावा और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो गया परिवार का बैकग्राउंड। कोई ऐसा परिवार है जो बहुत धार्मिक है, बहुत जो है दीनी काम में रहता है, धार्मिक कामों में रहता है, धार्मिक कामों इन द सेंस कि अच्छे जो भी रियल में अपने धर्म को फॉलो करता है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि उन घर के बच्चों में भी संस्कार वैसे ही होते हैं। बहुत तमीज़ होगी, तरीके होंगे अच्छे ज़िंदगी गुजारने के, बात करने की तमीज़ होगी, वगैरह वगैरह। या अज़ूम करिए कि इसका उल्टा हो, कोई ऐसा परिवार हो जो बहुत सांप्रदायिक है, नफरत में डूबा है, जातिवाद में डूबा है। तो ऐसे परिवार में जब बच्चा भी पैदा हो रहा है तो वो भी उसी नफरत और जातिवाद में डूबा रहेगा। वही कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रेसिज्म वो दिखाई देता है उस बच्चे में। तो वहाँ से भी वैल्यूज आती है। समझ में आई बात? 3 सवाल का जवाब मिला। पहला सवाल, कब अपना जो है परिवार इनकलकेशन में रोल प्ले कर रहा है। दूसरा सवाल, कैसे रोल प्ले कर रहा है। तीसरा सवाल, कैसी वैल्यूज़ या मूल्य परिवार हमको दे रहा है। लास्ट सवाल ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए, अगर इम्पैक्ट के कंटेक्स्ट में बोला जाए ना, तो सबसे ज़्यादा असर या इम्पैक्ट परिवार का ही पड़ता है बच्चों पे, कि उनके अंदर वैल्यूज़ कैसी आएंगी। इम्पैक्ट बेसिकली इन्हीं तीनों का देखना है। इसमें पहला आपने पढ़ लिया ना, रोल ऑफ फैमिली। तो रोल ऑफ फैमिली ही सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत का जो बचपन है या उस एज तक जब तक हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक का जो वक्त है, उस टाइम पीरियड में परिवार ही सबसे ज़्यादा वक्त दे रहा है अपना, और उसको देना ही चाहिए। तो इसलिए जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इंसान के किरदार पे इसी टाइम पीरियड का पड़ेगा, यानी कि फैमिली का ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका पहला रोल डन। दूसरा रोल फिर अदा करता है बच्चे में या बच्चे की ज़िंदगी में, वो अदा करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वो कैसे अदा करेंगे? पहला सवाल तो ये, कैसे छोड़िए, कब अदा करेंगे। परिवार कब अदा कर रहा है? पैदाइश से लेके 20 साल की उम्र तक। ये अलग बात है कि अलग अलग जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है, परिवार का रोल कम होता जा रहा है। तो जो परिवार का रोल कम हुआ ना, जैसे बच्चा 4 साल का हुआ, 4 साल से 12 साल की टाइम पीरियड में मान लीजिए परिवार अपना हक 80% अदा कर रहा है, 70% अदा कर रहा है, तो जो 30% माइनस हुआ, वो माइनस होके कहाँ आ गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्योंकि बच्चा अब स्कूल जाने लगा, तो उसके दोस्त यार कुछ बन गए, टीचर कुछ अच्छी बातें बता रही हैं, तो वो अब बाकी का हक टीचर अदा कर रहे हैं, स्कूल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ से अब कब अदा कर रहे हैं? तो 4 साल से यहाँ स्कूल की शुरुआत हो जाती है। 4 साल से लेके अब आगे जहाँ तक बच्चा पढ़ेगा, वहाँ तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपना रोल अदा करेंगे। इसको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज़ है 4 से 14 साल, दूसरा फेज़ है 14 साल के बाद तक का। अगर एकेडमिक लेवल पे अगर आप इसको विभाजित करें, तो आप कह सकते हैं कि एकदम शुरुआती नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक अलग, और फिर हाई स्कूल के बाद जब बच्चा बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से लेके यूजी पीजी तक अलग। समझ में आई बात? तो इस टाइम पीरियड में आसान भाषा में 4 से लेके 26 साल तक कहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना रोल अदा करते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे करते हैं। तो इसमें एकदम सिंपल सी बात है। पहला जो सामने से रोल आपको दिखाई देगा, वो टीचर का दिखाई देगा। बच्चे नर्सरी में गया तो टीचर तो यहाँ तक देखेंगे कि हाँ अच्छे कपड़े पहने हैं कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं, बाल सही से है कि नहीं, नहा रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्म गंदी है, अच्छी है, कैसी है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसको अच्छा बुरा सिखा रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो थोड़ा सा और वो वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं। 6-7 में गया तो थोड़ा टीचर और रिजिड हो जाते हैं। तो इस तरीके से 25 से 30% के आसपास चीज़ें बच्चे टीचर से सीखते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें फिर बच्चे कहाँ सीखते हैं? वो सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप से। पीयर ग्रुप क्या होता है? हम उम्र का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पीयर ग्रुप। तो बच्चा जिस क्लास में है, जाहिर सी बात है उसी के ग्रुप एज के जो है और लोग भी हैं, तो वो ग्रुप इस अपनी चीज़ों को एंजॉय करता है, घूमता है, फिरता है, तो उस पीयर ग्रुप का भी असर होता है।
इसीलिए कहा जाता है ना कि संगत का असर पड़ता है। तो वो पीयर ग्रुप में कौन लोग हैं, वही संगत है बेसिकली। उस पीयर ग्रुप में मान लीजिए कोई सिगरेट पीने वाला है, तो वो बच्चा भी शायद सिगरेट पीने की ट्राई करे। क्यों ऐसा अच्छा हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि पीयर ग्रुप में कंडीशंस नहीं होती हैं। पीयर ग्रुप का जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। माँ बाप का जो लव होता है ना, वो भले कहा जाता है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव सिर्फ माँ का होता है, जो बिना किसी मोह माया के बच्चे को प्यार करती है। लेकिन ज़िंदगी में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, खासकर शुरुआती फेज़ में। शुरुआती फेज़ में जहाँ पे वैल्यूज़ बहुत बेहतर नहीं है ना, तो वहाँ पे हर जगह कंडीशन होती है। बच्चे से कहा जाता है चलो ये काम कर दोगे तो तुमको ये मिलेगा, ये कर दोगे तो ये मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो वो कंडीशन आ जाती है। जैसे ही बच्चा ऐसे माहौल से स्कूल में जाता है और अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है और देखता है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई शर्त है ही नहीं, सब लोग खुश हैं, सब लोग अपने अपने जो है मज़े की चीज़ें किए जा रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं। उस अनकंडीशनल लव को पाके बच्चे कई बार भटक जाते हैं। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से अब कुछ अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें बच्चे के अंदर आने लग जाती हैं। परिवार में जब तक था 3 साल की उम्र तक, जाहिर सी बात है कोई परिवार बुरी चीज़ें जानबूझ के नहीं सिखाएगा। लेकिन पीयर ग्रुप में ऐसा ज़रूरी नहीं है, रास्ते जो है से बच्चे भटक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भटकें या ना भटकें, उनके अंदर वैल्यूज़ आएगी तो कैसी आएगी, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ द चाइल्ड विल गेट। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। को एजुकेशन से रिलेटेड है या नॉन को एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आती है, कई लोग जैसे डिबेट भी हुई हम लोग की इस पर शायद, कुछ लोग कहते हैं को एजुकेशन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़की अलग पढ़े लड़का अलग पढ़े। दिक्कत क्या आती है इसमें? दोनों में अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपने अपने नुकसान हैं। नुकसान क्या है उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, क्योंकि जब इस पर बहस होती है तो नुकसान पे खुल के बहस होती है। लेकिन अज्यूम करिए कि जहाँ पे को एजुकेशन है वो लड़के और लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ रहे हैं, और अज्यूम करिए कि फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, उन्हें अच्छा बुरा सब कुछ सिखाया जाता है, तो एकदम नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही जाहिर सी बात है बच्चे बच्चे आएंगे, तो कुछ वैसा ना वो देखेंगे ना कुछ गड़बड़ी होने का चांस है। तो शुरुआत से एक लड़का एक लड़की को देखते हुए आ रहा है स्कूल में, एक लड़की एक लड़के को देखते हुए आ रही है शुरू से ही। तो जब लगातार ही वो देखते देखते बड़े होंगे, तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो लड़की लड़के के लिए वही मुर्गी हो जाती है और लड़का लड़की के लिए वही मुर्गी है। तो वैल्यूज़ बेहतर हो जाती हैं एक केस में अगर देखा जाए तो, बाकी हर चीज़ के ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन वही नॉन को एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो 12 साल की उम्र तक, 17 साल की उम्र तक लड़का ना लड़की को कभी देखा ऐसे सामने ऐसे 4 घंटा क्लास में, ना लड़की लड़की को देखी। जैसे ही वो यूजी करने गई कहीं बाहर या किसी ऐसे कॉलेज में, या लड़का ही गया, अचानक जो एक्सपोजर होता है ना, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। और उस डिसबैलेंस का नतीजा ये होता है कि कई बार इंसान गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। कई बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। पहली बार जब आप देखेंगे तभी ना शौक होंगे। जो चीज़ आप बचपन से देखते आ रहे हैं उसकी कौन सी कदर है, कोई कदर नहीं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि बच्चा कैसे पढ़ाई किया है, जैसी पढ़ाई किया होगा वैसा वैल्यू उसके अंदर दिखाई देगी। समझ में आई बात? तो नॉन को एजुकेशन में बहुत हद तक चांस है कि वो अपने अपोजिट जेंडर वाले को एक ऑब्जेक्ट की तरह शायद देखें। को एजुकेशन में ऐसी चीज़ें बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। इसी तरीके से या सेक्युलर है इंस्टीट्यूट या रिलीजियस है, कोई ऐसा जैसे मदरसा है ना, या जो है हिंदुज़म में शिशु मंदिर चलते हैं, ऐसे जो है उनके रिलीजन से कनेक्टेड है, या आर्य समाज जैसे चलता है। तो एक मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा जाहिर सी बात है दीनी तालीम में आगे होगा, तो इसके उसकी वैल्यूज़ भी कैसी होंगी, उसके धर्म के हिसाब से। एक लड़का जो आर्य समाज में पढ़ा है या शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा है, ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ पे हिंदू धर्म से कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू धर्म की वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, तो इससे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा डाइवर्स है या होमोजीनस इंस्टीट्यूशन है, मिलजुल के सब चलने वाले लोग हैं या सिर्फ एक ही लोग हैं। कोई एक ऐसा स्कूल है, जैसे विकास सर अपना एग्जाम्पल कह दे रहे थे, वो जिस स्कूल में पढ़े थे कोई हिंदू स्कूल ही था, तो होमोजीनस स्कूल बेसिकली था, सब हिंदू बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, एक सिर्फ मुस्लिम था। इंटरव्यू आपने शायद देखा होगा। तो वहाँ पे मुसलमानों के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ थी, उनके हिसाब से मुसलमान पता नहीं क्या थे, एलियन थे।
लेकिन वो क्या क्या कह रहे हैं कि जब जाकिर नाइक जो है जाकिर हुसैन कॉलेज में वो गए तो वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा मिले उनको, और उनके साथ रह के उनको एहसास हुआ कि नहीं, मुसलमान भी तो हमारे ही जैसे होते हैं। तो इसका मतलब जाकिर हुसैन कॉलेज में जाने से पहले, जो कि एक होमोजेनस इंस्टीट्यूशन था, सिर्फ हिंदू थे, तो उनके अंदर कौन सी वैल्यूज़ थी? कम्युनलिज्म वाली वैल्यू थी, कास्टिज्म की वैल्यू थी, एक भेदभाव करने का एक माइंडसेट था। लेकिन जब वो एक डाइवर्स इंस्टीट्यूशन में गए जहाँ पे हर धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई, कास्टिज्म चेंज हो गया, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो चेंज हो गया, और उनके अंदर आ गया को एग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड आया ना। क्यों आया? सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड जो इंस्टीट्यूट है उसके चेंज होने की वजह से। तो 3 सवाल इसमें भी क्लियर हुआ। पहला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कब अपना रोल अदा करते हैं? 4 साल से लेके उसके बाद की उम्र तक। कैसे अदा करते हैं? टीचर के माध्यम से इंसान सीखता है और अपने दोस्तों के माध्यम से सीखता है। कौन सी वैल्यू वो पाते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं और हमको टीचर कैसा मिला है। और लास्ट सवाल ये है कि इम्पैक्ट कितना पड़ता है। तो इम्पैक्ट इसका भी बहुत पड़ता है, लेकिन ये इम्पैक्ट परिवार से मिलने वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। समझ में आई बात? ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है? रोल ऑफ सोसाइटी। तीसरा जो हक अदा करता है हमारे वैल्यूज़ को जो है हमारे अंदर लाने में, वो है हमारा खुद का समाज। तो समाज कब अपना हक अदा करता है? समाज ज़िंदगी भर अपना रोल अदा करता है। 0 से 3 साल तक तो शायद नहीं अदा करेगा, क्योंकि बच्चा अभी सिर्फ घर में ही रह रहा है, बाहर तो जा ही नहीं रहा, चल ही नहीं पा रहा है बेचारा। लेकिन उसके बाद से लेकर मरने तक समाज अपना रोल अदा करता रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होगी, इंसान ज़िंदगी भर अच्छा बुरा सीखता रहेगा। 50 साल का इंसान है, 60 साल का इंसान है, उसके हिसाब से भी वो मतलब अपने हिसाब से वो हो सकता है वो सही हो, लेकिन समाज के हिसाब से वो हो सकता है कुछ गलत चीज़ें मान रहा हो, किसी ने समझा दी, वो सीख गया और उसने उस चीज़ को चेंज कर लिया। मरते दम तक ये प्रोसेस चल सकता है ना। तो इसलिए जो सोसाइटी का रोल है, समाज का रोल है, वो भी मरते दम तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो समाज है ना, वो सोशल रिलेशनशिप का एक जाल होता है। ठीक है। जैसे कि एथिक्स में आपने क्या पढ़ा सोसाइटी के बारे में, कि एक बड़ा सा सिस्टम है जो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि सोसाइटी क्या है? एक सोशल रिलेशनशिप का वेब है, यानी कि जाल है। कैसे जाल है? क्योंकि ये समाज, आप घर से बाहर निकले, आपने 4 लोगों को देखा जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो भी आपके समाज का हिस्सा हैं। आप थोड़ा सा आगे गए, आपने देखा कि एक 5 बच्चों का ग्रुप है जो स्कूल जा रहा है, और रास्ते में जितने बड़े लोग आ रहे हैं सबको इज्जत से सलाम नमस्ते करते हुए जा रहे हैं, वो भी हमारा समाज है। आप गए अपने बुआ के घर, नानी के घर, वो भी हमारा समाज है। आप अपने पड़ोसी के वहाँ गए, वो भी हमारा समाज है। आपने टीवी ऑन किया, टीवी पे लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, भारत में मुसलमान ये कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो भी हमारा समाज है। आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे आपने एक चैनल ओपन किया जिसमें गाली दे दे के एक आदमी को रोस्ट किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, वो भी हमारा समाज है। हर वो एक चीज़ जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारे संबंधों से जुड़ी हुई है, वो इसी समाज का हिस्सा है। इसीलिए सोशियोलॉजी में क्या कहा गया? इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हर वो एक चीज़ जिससे हम जुड़े हैं वही हमारे समाज का हिस्सा है। तो अब हर एक चीज़ जो हमसे जुड़ी है, जाहिर सी बात है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, आदिवासी तो है नहीं, जंगल में चले जाएंगे और दुनिया से कट के एक अलग दुनिया में रहेंगे। जैसे है ना, कुछ अंडमान निकोबार में आप जाइए, दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे जजीरे मिलेंगे जहाँ पे आदिवासी लोग अगर कोई बाहर का देख लेंगे ना, वहीं पे कत्ल कर देंगे, कौन आ गया, अजीब लगेगा उनको। हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो समाज में रह रहे हैं, यानी कि समाज में अगर रह रहे हैं तो हमको समाज के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये हमारी चेतना पे, हमारी बुद्धि पे है कि हम क्या ले रहे हैं। क्या हम ऐसा समाज देख रहे हैं जिसमें ये सोचेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोच के अपना सपना ही मार दें, या अपने हक के लिए लड़ेंगे भले 100 लोग खिलाफ रहें। जाहिर सी बात है, हक के लिए लड़ना, सही चीज़ के लिए लड़ना, भले 100 लोग खिलाफ हों। 4 लोग क्या कहेंगे वो तब सोचें जब इंसान कोई गलत काम कर रहा हो। बहरहाल, तो पहला सवाल इसका आपको मतलब जवाब मिल ही गया कि समाज अपना रोल कब अदा कर रहा है। घर की तरह नहीं कि 0 से लेके 20 साल तक,
स्कूल की तरह नहीं कि 4 से लेके 20 साल तक, बल्कि ये हर वक्त अपना रोल अदा करेगा। और ख़ास तौर पे तब जब व्यक्ति या वो इंडिविजुअल आज़ाद महसूस करने लगे अपने आप को थोड़ा खुला घूमने फिरने में आगे रखने लगे। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत में तो इनडायरेक्ट लर्निंग होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में डायरेक्ट लर्निंग आने लगती है। कैसे? 6 साल का 7 साल का बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो उसके दोस्त जो कर रहे हैं वो देख के सीखेगा। उसके दोस्त ने फ़ोन लिया, घर में आके वो भी ज़िद कर रहा है अपने माँ बाप से कि देखो उसके पास फ़ोन है, हमको भी फ़ोन चाहिए। उसके दोस्त ने कोई एक जीन्स खरीदी, वो घर आके कह रहा है कि नहीं चिंटू ने जो जीन्स ली है वही वाली जीन्स हमको भी चाहिए। ईद पे मेले में घूम के आया, किसी ने गाड़ी खरीदी, घर में आके कह रहा है हमको भी वो गाड़ी लेनी। ऐसा चलता है ना, इनडायरेक्ट चीज़ें इंसान देखता है, करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो हाई स्कूल इंटर क्रॉस किया, उसकी जो है चेतना बढ़ी, बालिग हो गया इंसान, तो एक आज़ादी महसूस करता है। अब यहाँ से वो डायरेक्ट फैसले लेना शुरू करता है और वो ये जानता है कि हम अच्छा बुरा अपना जानते हैं। ये अलग बात है कि वो कई बार जिसे अच्छा समझ रहा होता है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अब अपने आप को इतना आज़ाद समझने लगता है। इसीलिए आप इंडिया से बाहर जाएंगे ना, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में आप जाइए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 18 साल के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं और माँ बाप अलग रह रहे होते हैं। और रीज़न क्या देते हैं? रीज़न ये देते हैं कि हम अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, बड़े हो गए, हम अपना कमाएंगे खाएंगे। तो ये बेकार बात है, क्योंकि बोझ नहीं बनने की बात थोड़ी है, बल्कि आप माँ बाप का बोझ बढ़ा रहे हैं कि हाँ बुढ़ापा हो गया, आप अपना रहिए, हम आपको नहीं देखेंगे, यही हुआ ना। बहरहाल, तो बच्चे की एज वहीं तक होती है, और 18 साल की जो एज है, 16 साल की एज है, या 22-25 साल तक की जो एज है ना, इसमें बच्चे के हार्मोन्स में, या बच्चा क्या, लड़का या लड़की के हार्मोन में इतने चेंजेस आते हैं कि उसको रोक टोक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। उसको हर चीज़ परेशान कर रही होती है, वो एक आज़ादी का एहसास करना चाह रहा होता है, इसलिए भी कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे सोसाइटी अपना रोल अदा कर रही है। कैसे अदा कर रही है? आप घर से बाहर निकले, आपने देखा कि 4 लोग क्या कर रहे हैं, आपका उस पर असर पड़ता है, और वो आपकी चेतना के ऊपर है कि आप उसको सही से लेंगे कि जो है गलत वे में लेंगे। आप घर से बाहर निकले, आपने चाय का होटल देखा, वहाँ पे 20 लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं, आपका भी मन किया, आप भी वहाँ बैठ गए और चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं। और होटल पे जो बातें होती हैं, जैसे लड़कियाँ तो ऐसे ही बदनाम है कि हाँ एक लड़के से आप कोई बात कहिए, फिर वो पूरे समाज में आपकी तरह बात फैल जाती है, कॉल कर कर के, हाँ अरे ये बात हुई थी, ऐसे कह रही थी, वैसे कह रही थी, ऐसा होता है ना। तो होटल में जो चाय पीते हैं वो मर्द भी ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता है लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं। तो यहाँ से वो समाज अपना रोल बेसिकली अदा कर रहा है। तो वो अगर बातें हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, तो वो भी तो बेसिकली चुगली हुआ, वो भी तो बुराई करना ही हुआ। तो वो चुगली करना, बुराई करना, वो भी कहाँ से सीख रहा है? लड़का या लड़का ही बेसिकली, तो वो समाज से ही सीख रहा है। हमने कोई मूवी देखी, मूवी देख के हमने कोई एक डिसीजन बना लिया। अब एक मूवी आई एनिमल, नाम सुना है आपने? अब एनिमल मूवी में अपने बाप को बचाने के लिए हीरो दुनिया भर के काम करता है। हम तो मूवी देखे थे वो, अच्छा देखने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो अपने बाप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और गाने भी चलते हैं पापा मेरी जान और पता नहीं क्या क्या। तो इतना इमोशनल उसमें वो रिलेशन दिखाया, और उस इमोशनल रिलेशन के चक्कर में उसके 50 गलत काम को जस्टिफाई कर दिया गया, है ना। अपने बाप की जान बचाने के लिए उसने बॉडी डबल बनाया, उसकी भी मौत हुई, उतने ब्लास्ट हुए, खून खराबा हुआ, इतने खून खराबे कि वैसी मूवी शायद जो है 20 साल में नहीं आई होगी। उसके बाद एक और आएगी जो है झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, है ना, उसकी बड़ी तारीफ, वाह भाई। ये सारी मूवीज़ क्या हैं? ये भी तो हमें मैसेज ही दे रही हैं। मैसेज क्या दे रही हैं? आजकल जो है जो विलन होते हैं उनको हीरो बना दिया जाता है। जैसे कि एनिमल मूवी में जो अनिल कपूर का रोल है, वो अपने बाप को बचाने के लिए सारा कांड कर रहा है, अपनी बहन को बचाने के लिए कॉलेज में AK-47 लेके घुस गया और वहाँ पे गोलीबारी उसने कर दी, रास्ते में गुंडों को उसने पूरी तरीके से मारा, जानवरों की तरह मारा। तो अब यहाँ पे हम तो देखे, लोगों का रिएक्शन हमने देखा, और लोगों का रिएक्शन क्या था कि हाँ कोई बहन के साथ ऐसा करे तो यही करना चाहिए, राइट। अब बहन को बचाने के लिए वो खून खराबा जस्टिफाई कर दिया गया, तो इसका मतलब कोर्ट जो बैठा है वो भी बकवास है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बकवास है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना ताला बंद करके चला जाए और कोई किसी को बहन को परेशान करे तो बंदूक निकालो और जाके ठोक दो। यही हुआ। ये चीज़ें बचकानी नहीं हैं, ये बातें बड़ा गहरा असर करती हैं और इसी तरीके से इंसान गलत चीज़ों को जस्टिफाई कर देता है। पूरी कहानी बाप के प्यार पे है, तो यानी कि उस कहानी में जितना भी कांड हुआ, यहाँ तक कि वो अपने बाप को बचाने के लिए एक लड़की से झूठा प्यार का नाटक भी करता है, उसके साथ सोता भी है और फिर सामने से वो दिखाता भी है कि हाँ उसने जो किया अपने बाप को बचाने के लिए किया और उस पर कोई अफसोस भी नहीं है, तो इसका मतलब वो भी जस्टिफाइड हो गया। तो क्या सीखेंगे? जाहिर सी बात है वो चीज़ें इतनी नॉर्मल हो जाएंगी देखते 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 कि उसमें कुछ कमी लगेगी ही नहीं। जैसे हम एग्जांपल दिए थे ना नकाब वाला, तो आजकल नकाब इतने टाइट आते हैं जैसे कि वो लगेगा ही नहीं नकाब है कि क्या है। तो अगर अज्यूम करिए कि वो पहली ही बार 20 साल पहले किसी ने उतना टाइट पहना होता तो पूरे समाज में हाहाकार हो गया होता। ऐसा थोड़ी है कि 20 साल वाला अचानक है, नहीं, वो 15 साल 10 साल में धीरे धीरे चेंज होता गया। अब धीरे धीरे जो चेंज हुआ है ना, तो वो दिमाग में घुसा नहीं और वो नॉर्मल लगता गया। तो वही चीज़ मूवीज़ के माध्यम से की जाती हैं। धीरे धीरे ऐसी गलत चीज़ें जो एबनॉर्मल हैं उसको इतना दिखा दिया जाता है कि वो नॉर्मल लगने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ये समाज को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला है। ऐसे ही एक जो है सॉन्ग बड़ा फेमस था, बड़ा अश्लील गाना था, तमन्ना भाटिया का था, हमको नाम नहीं आता रहा, टाइटल नहीं आता रहा। तो उसकी वीडियो खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। कोई एक स्कूल का प्रोग्राम था, 6-7 साल की बच्ची थी, आधे कपड़े पहन के वो जो है डांस कर रही थी, सामने माँ बाप बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो भी क्या है, न्यू नॉर्मल। ऐसे ही चीज़ें होती हैं। सोशल जो है वेब सीरीज़ आ गई है OTT पे, तो हर लाइन में 2 गाली, और वो गालियाँ हंस रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी हम तो देखते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे लोग पसंद करते हैं। कोई एक गाली दे दिया, ऑडियंस सामने 25 हंसी जा रही है। कोई अच्छा जोक भी नहीं है ना, वो बीच में बस एक गाली डाल दें, बस हो गया, तड़का आ गया, मज़ा आने लगा लोगों को। या एक जो है कैरी मिनाटी हैं, उन्होंने तो रोस्टिंग का जो है ट्रेंड शुरू किया, किसी की बुराई करना, किसी के चेहरे के बारे में बोलना, किसी के कलर के बारे में बोलना, वो भी गंदे तरीके से, और उस पर 20-20 मिलियन व्यू हैं, 33 मिलियन व्यू हैं, और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब आप बताइए कि वो जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी मेंटालिटी कैसी है? वो इंसान कितना भी कहे कि नहीं बस जो है इन्वायरमेंट के लिए है, इतना चलता है, वो इतना चलता है, मतलब जो हम देख के उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, हमारी भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं वही है। समझ में आ रही बात? ये कहाँ, ये कौन रोल अदा कर रहा है? समाज ही तो अदा कर रहा है। और उस चीज़ों को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है कि वही वैल्यूज़ हमें ठीक लग रही हैं, और ठीक नहीं भी लग रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति ना होना ये एक परमिट है, परमिशन दे रहा है कि हाँ वो वैल्यूज अगर मेरे अंदर जाना चाहें, मतलब वो बुराई मेरे अंदर अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक वीडियो थी, उसका जिक्र हम पहले भी किए थे, शॉर्ट्स हम देख रहे थे, उसमें बड़ा अमीर बाप की औलाद था, गाड़ी में तेल भरवा रहा था, तो जितना भी उसने पैसा दिया हो तो उसको वही पावर दिखाना था। पूरा जो ऑयल का टैंक है फुल हो गया और कार में से पूरा पेट्रोल बाहर गिर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं रहा है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, उसने एडवांस एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ था, तो तेल बह रहा है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, कोई रॉब का गाना है, पैसे का, ऐसा कुछ गाना है कि मतलब हम बहुत बड़े हैं। और ऐसे गाने रील पे 10 मिलियन के आसपास लाइक थे, 10 मिलियन नहीं, 10 लाख थे, 1 मिलियन, ठीक है। और ठीक है, लाइक तो कोई भी कर सकता है, गलती से भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग वाह वाह बहुत बढ़िया, यही ज़िंदगी चाहिए, इतना पैसा आ जाए, ये हो तो इतना पैसा आ जाए इसीलिए तेल बहाना है उसमें। ऐसी वैल्यूज़ का आना या ऐसी सोच का आना क्या है, जाहिर सी बात है बर्बादी की ओर इंसान को लेकर जाएगा। पैसा ज़्यादा आ गया तो ये मतलब थोड़ी कि कहीं पे भी उड़ाते रहो। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से एक और, जैसे पता नहीं, अच्छा ऑफलाइन क्लास में हम जिक्र किए थे शायद, कि एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं, हम भी उनको देखते हैं, बड़ी हेल्प करते हैं, इंसान हो या जानवर हो। तो ऐसे ही वो एक बार गाय और बैल जो रास्ते में होते हैं ना, छुट्टा पशु, तो उनको वो खिला रहे थे। भूखे हैं तो ठीक है, खिलाना ही चाहिए। वो क्या खिला रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं, नट्स खिला रहे हैं, काजू बादाम पिस्ता ये वो किशमिश। क्या ज़रूरत है?
एक जानवर है और जानवर ऐसा है जो चौपाया है, ठीक है? उसको घास ही खानी है और उसका पेट भी वैसे ही बना है। फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी पढ़े होंगे वो जानते होंगे। इंसान की फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो हर चीज़ खा लेगा, पचा लेगा। उस गाय को आप बिरयानी खिलाइए तो भी उसके लिए कोई मतलब नहीं है, आप घास खिलाइए तो भी वो इक्वल है। तो आप उसको मेवा क्यों खिला रहे हैं? कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, वो इंसानों को भी तो खिलाते ही हैं, क्या बुराई है? बुराई बिल्कुल नहीं है, वो इंसान को उससे डबल खिला दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? वेस्ट हुआ ना, उसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। तो ये भी हम कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, उन सब का हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, चाहे हम उसको रियलाइज़ करें या ना करें। और कई बार वो बड़ा गहरा दिमाग पे असर कर रही होती है और हमको पता भी नहीं चलता, और हमको बाद में पता मतलब रियलाइज़ होता है कि ये कैसे हो गया, या मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे हो गई, जबकि सब कुछ हमारे हाथ में था। हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं या हमारे साथ हो चुका है, सब हमारे हाथ में है। समझ में आ रही बात? तो 2 सवाल का जवाब मिला। कब पर सोसाइटी अपना रोल अदा कर रही है? जवाब ये है, ज़िंदगी भर। कैसे अदा कर रही है? तो जवाब ये है कि जो भी वेब या जिसकी हम लोगों ने बात की, उन सब के थ्रू वो अपना हक या रोल अदा कर रहा है। और कैसी वैल्यू मिल रही है, ये भी जवाब हम बात-बात में दे ही दिए। जो देखेंगे, जिसके साथ रहेंगे, जिसको फॉलो करेंगे, जो पसंद करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वहीं से वो वैल्यूज़ आएँगी। अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो इम्पैक्ट इसका सबसे कम है अगर आप क्रोनोलॉजी में जाएं। क्यों कम है? क्योंकि अगर वैल्यूज़ डालने की बात आए ना, तो सबसे ज़्यादा तो फैमिली डाल रही है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल रहा है। अब इन दो के रोल में ही जितनी बुनियादी वैल्यूज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए वो मिल गई थी, राइट? जो समाज से हमको वैल्यू मिल रही है वो तब मिलना शुरू हुई मुख्य रूप से जब हम मैच्योर हो गए, बालिग हो गए, समझदार हो गए। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट अपने आप से नहीं है समाज का। जो कैरी मिनाटी की वीडियो देख के हम गाली सीख रहे हैं, वो अपना इम्पैक्ट खुद नहीं डाल रहा, वो तो हमारे ऊपर था कि हम उसको लेंगे कि नहीं लेंगे। जो मूवी देख के हम कुछ सीख रहे हैं कि किसी को मारना जस्टिफाइड है, वो मूवी हमको सिखा नहीं रही है डायरेक्टली, वो हमारे ऊपर है कि हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, या वैसी मूवी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इसलिए इसका इम्पैक्ट कम है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इन सब चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं, और उस ईज़िली एक्सेप्शन की वजह से या ऐसी चीज़ों को आसानी से आने देने की वजह से क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट उल्टा सबसे ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो फैमिली से वैल्यूज़ हमको मिली वो धीरे धीरे माइनस में जाने लगती हैं। जो टीचर्स ने बताया, जो स्कूल ने बताया, जो कॉलेज ने बताया, वो भी धीरे धीरे माइनस में चला जाता है, और अल्टीमेटली इंसान सच में सोशियोलॉजी के हिसाब से एक सोशल एनिमल बन जाता है, क्योंकि वो पूरा रोल अपना सोसाइटी ही अदा करने लगती है, अच्छी चीज़ों में भी, बुरी चीज़ों में भी। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोच के बहुत से लोगों के सपने भी तो मर जाते हैं ना, या बहुत से लोग चीज़ों को सहन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे। किसी की शादी हुई, पति मार रहा है, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बताना नहीं है, नहीं नहीं तलाक नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि समाज क्या कहेगा। तो ठीक है, पीट पीट के मार दो, तब समाज का इतना ही सोचना है। तो ये जो बुरी चीज़ आ रही है वो भी किस वजह से आ रही है? समाज से ही आ रही है। तो हर एक चीज़ में समाज का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है, और इंसान अल्टीमेटली ये प्रूव कर देता है कि हाँ, हम सोशल एनिमल हैं। हालांकि उसका पॉजिटिव सेंस है सोशल एनिमल का, जो सोशियोलॉजी में बताया जाता है वो ये कि हाँ, समाज में रहना है तो सामाजिक बंधनों को इंसान साथ लेकर चले, और साथ लेकर चलना और उनकी हर चीज़ों को या गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, दोनों में बहुत फ़र्क है। गलत के लिए गलत बोलना ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहा जाता है ना कि इंसान को काइंड होना चाहिए, नाइस नहीं होना चाहिए कि हाँ, किसी को कुछ बुरा नहीं लग जाए नहीं बोलेंगे, ऐसा नाइस बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो कह देनी चाहिए, मतलब प्यार से अच्छे से कह देनी चाहिए कि ये चीज़ थोड़ा इसको सही कर लो, क्योंकि नाइस बनने के चक्कर में आप रिश्ते जो है ख़राब कर देंगे, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और सबसे बड़ी बात समझने की है कि अगर आपको लग रहा है कि नाइस बन के हम सामने वाले को दुखी नहीं कर रहे हैं, उनको बुरा ना लग जाए इसलिए हम नाइस बन रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, तो वो गलतफहमी है। ना बता के हमारा जो नुकसान होगा वो ठीक है, उससे ज़्यादा सामने वाले का ही नुकसान होगा।
आगे चल के। इसलिए जहाँ पे जो है, जो एडवाइस देनी चाहिए, जो सलाह देनी चाहिए, वो दे देना चाहिए। समझ में आई बात? जी सर। कोई सवाल है किसी का? और इस चैप्टर में क्या पढ़ाने लायक है? चलिए कल एक और पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे मोरालिटी। सर ये एथिकल डायलेमास जो अभी ऊपर, क्या एथिकल डायलेमा? एथिकल डायलेमा पढ़ना है? बताए तो थे। डायलेमा होता है, अच्छा डायलेमा होता है क्या है बेसिकली? डायलेमा बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन। जब दो या उससे अधिक विकल्पों में आप कंफ्यूज हों, उसको क्या बोलेंगे? डायलेमा बोलेंगे। आपके एक दोस्त ने आपको कॉल किया कि 5 बजे कल यहाँ पे चला जाएगा, आपने कहा ठीक है चलेंगे। एक आधे घंटे बाद आपकी अम्मी आपके अब्बू की कॉल आई और उन्होंने कहा कि 5 बजे यहाँ पे जाना है कुछ सामान लेने, जाके ले लेना। अब डायलेमा आया कि 5 बजे यहाँ जाएंगे या फिर, समझ में आ रही बात? तो जब दो या उससे ज़्यादा सिचुएशंस में या विकल्पों में इंसान को दुविधा हो, उसको बोलते हैं डायलेमा। अब ये डायलेमा दो तरीके का हो सकता है, एक होता है कॉग्निटिव डायलेमा और एक होता है एथिकल डायलेमा। कॉग्निटिव डायलेमा क्या है कि जो हमारे ज्ञान से संबंधित हो। एथिकल डायलेमा क्या होता है? जो हमारी चेतना से संबंधित हो, यानी कि हमारी सोच से, हमारे मूल्य से या दिल से कनेक्शन हो उसका। जैसे जो दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया, ये एथिकल डायलेमा है, कॉग्निटिव है। कौन बताएगा? सर क्या था एग्जाम्पल? कह रहे हैं एक ही टाइम पे दो क्या? कैसे? सर एक कैसे एग्जाम्पल था, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल ये था कि एक दोस्त से आपने वादा किया कि 5 बजे ठीक है, वो बोला या बोली कि 5 बजे कहीं जाना है, आपने कह दिया ठीक है जाएंगे। फिर माँ बाप ने आपको कॉल कर दिया कि 5 बजे उनको भी कहीं जाना है, मतलब आपको उनके साथ जाना है या कोई सामान लेने जाना है। तो दोनों ने ही 5 बजे का टाइम दिया, दोनों की हैसियत जो है अलग अलग है आपकी ज़िंदगी में। अब ये कंफ्यूजन है, तो ये एथिकल डायलेमा है कि कॉग्निटिव डायलेमा है? आई थिंक एथिकल है, एथिकल है सर। मोहम्मद तलहा यानी कि गजाला कह रही हैं कॉग्निटिव है, ये एथिकल डायलेमा है। ठीक है, कॉग्निटिव डायलेमा क्या होता है? जो हमारे कॉग्निशन से संबंधित हो। कॉग्निशन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान से, कि जो चीज़ हमारी नॉलेज के कंटेक्स्ट में हो वो कॉग्निटिव होता है। जिसका कनेक्शन नॉलेज से ना हो, कॉग्निशन से ना हो, वो एथिकल डायलेमा है। जैसे कि ये दोस्त वाला एग्जांपल दिए, ये कॉग्निशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप किसी किताब से सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, कैसे सॉल्यूशन निकालें। या दोस्त और माँ बाप की कही हुई बात में दुविधा हो तो क्या करें, जानने के लिए ख़रीदें ये किताब, ऐसा होगा? नहीं होगा। बल्कि आप क्या करेंगे कि हो सकता है आप बेहतरीन 10 किताबें पढ़ लें और इन किताबों को पढ़ के आपका विजडम इतना अच्छा हो जाए कि आप फैसला ले पाएँ। ठीक है ना? यह है एथिकल डायलेमा। कॉग्निटिव डायलेमा क्या है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो ज्ञान से पूरी हो सकती थी या ज्ञान से पूरी हो सकती है, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। जैसे कि आपको नहीं पता कि इंजीनियरिंग करके क्या होगा या उसमें क्या क्या पढ़ना है, या डॉक्टर बन के क्या होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है या कैसे जाना है, कुछ नहीं पता। अब आप चूज़ कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर बनें। ये कॉग्निटिव डायलेमा है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये डायलेमा को दूर करने का क्या तरीका है कि आप दोनों के बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिए। डिटेल्स मौजूद हैं, जैसे ही आपने डिटेल पढ़ी आप आसानी से चूज़ कर लिया आपने कि हाँ हमको किधर जाना है। ठीक है, ये बात दोस्त वाले में अप्लाई हो रही है, माँ बाप में अप्लाई हो रही है? नहीं। क्या पढ़ेंगे, दोस्त के बारे में जाके पढ़ेंगे या माँ बाप के बारे में पढ़ेंगे? नहीं। वो आप डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको किसकी बात को इम्पोर्टेंस देनी है या किसकी कैसी सिचुएशन है, किसको मना कर सकते हैं, नहीं मना कर सकते हैं, कौन ज़्यादा करीब है, वगैरह वगैरह। ये सब हमारी चेतना या विजडम से डिसाइड होगा, कहलाता है
एथिकल जो है डायलेमा। समझ में आई बात? जी सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? उम्र कुछ कह रही हैं बट आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है। सर ग्रुप क्या होता है? क्या चीज़? आवाज़ नहीं आ रही। पीयर ग्रुप, हाँ पीयर ग्रुप देखिए कई सारे ग्रुप होते हैं ना, जैसे रेफरेंस ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है। पीयर ग्रुप वो ग्रुप होता है जो हम उम्र होते हैं या सेम फेज में काम करते हैं। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, वहाँ पे आपके साथ 5 और टीचर हैं। अब आप पाँचों टीचर का एक अपना ग्रुप है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें आप करते हैं, तो वो आपका पीयर ग्रुप हो गया। एक 7 साल का बच्चा है, वो अपने मोहल्ले में बाहर खेलने जाता है, तो उस 7 साल के बच्चे को आप देखेंगे तो वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के ही बच्चों के साथ रह रहा होता है। हर एज ग्रुप का एक एक ग्रुप होता है ना, जो 20 साल के बच्चे हैं आप पाएंगे वो उनके उसी एज के आसपास के हैं। इसी ऐसे ही ग्रुप को कहते हैं पीयर ग्रुप। ठीक है।